हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। क्या करंट अफेयर्स डेली हमें फॉलो करने चाहिए? नहीं। डेली फॉलो करोगे तो डेली की 1 घंटे की वीडियो बनती है, 1 घंटे की। यानी कि 6 महीने के करने हैं और 1 महीने में मान लेते 30 दिन होते हैं और 6 महीने के करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 180 घंटे। क्या 180 घंटे देने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और वो ही मंथली देख लो या 6 मंथ्स के एक बार देख लो। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? यूपीएससी में भी सेम करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं, एसएससी में भी सेम पूछे जाते हैं। तो क्या यूपीएससी और सीयूईटी लेवल सेम है क्या? नहीं, लेवल अलग अलग है। तो हमें पता होना चाहिए भाई हमारे एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। भाई हमें क्या मतलब है पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है? हमें भाई रील्स भी स्क्रॉल करनी है, हमें बाकी मैथ्स, इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ना है, डोमेन पढ़ने हैं और पढ़ने हैं 2 लैंग्वेज के पेपर भी। तो क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल लें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालने के लिए भी आपको 180 घंटे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर निकलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो 180 घंटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ये सीरीज चलती रहेगी। एक सीरीज पहले आई थी, वो देख लेना आप। उसके बाद की ये वीडियो है। ठीक, तो करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अभी कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं और ऑनर्स दिए गए हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया, एक्स्ट्रा इनपुट दिया हमारी सोसाइटी में। पहली बात, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में यश चोपड़ा और श्याम बेंगाल जी को क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में। और अवार्ड दिया गया है दूरदर्शन को मीडिया कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जागरूक किया हमारे वोटर्स को कि किनको वोट देना चाहिए, वोटर अवेयरनेस, और उनको एजुकेट किया कि वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको अपना नेता चुनना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सिटी है, आपका जो स्टेट है, उसका भविष्य डिपेंड करता है, हमारे देश का भविष्य डिपेंड करता है कि हम कौन सा नेता चुनते हैं। तो उसके लिए जागरूक जो कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था, किसने? दूरदर्शन ने। तो इनको उसी कैटेगरी में, मीडिया कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलिए उसके बाद उर्वशी सिन्हा, ये मेंबर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं कहाँ पर? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इनको अवार्ड दिया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज से। गेट्स क्या है? बिल्कुल वही गेट्स हैं जो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है उर्वशी सिन्हा। उर्वशी या तो उस गाने से याद कर लो, या उर्वशी राउटेला काफ़ी फेमस हैं, अभी इस वक्त सुर्खियों बनी हुई हैं, तो वहाँ से भी हम याद करते हैं। उर्वशी और सोनाक्षी सिन्हा से आप याद कर लेना। चलिए बुक्स। अब कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी तो नहीं चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, जो अभी 2025 में लॉन्च हुई है, और ये बुक्स एंड ऑथर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये पब्लिश करी है किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोलैबोरेशन करके ये बुक को लॉन्च किया है। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बुक का नाम है। ये आपको पता होना चाहिए, बुक का नाम बस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है दोस्तों ये द मेटियोरिक राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका। ये लिखी है मीनाक्षी अहमद ने। ठीक, अब राइज हुआ है इंडिया का, तो इसको हम याद कर सकते हैं एम और ए, माँ से। ठीक, माँ अच्छी परवरिश देगी तो ही अच्छा राइज होगा। तो इंडियंस का जो राइज हुआ है अमेरिका में, तो उसके लिए क्या करना है? मीनाक्षी अहमद हमें याद रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, पक्का किसी ना किसी सेट में पूछी जाएगी भाई। अब क्या नाम है? हाउ इंडिया स्केल्ड द G20। अभी G20 समिट हुई थी लास्ट ईयर,
ठीक, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही G20 का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अब तो काफ़ी टूट टाट गया, पर G20 हुई थी, जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया ने पहली बार उसको ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया में, दिल्ली में हुआ था। द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी किसने लिखी थी? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत काफ़ी समय से हमारे देश की जो सेवा में लगे हुए हैं, कई अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो रह चुके हैं। पहले CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। G20 के शेरपा थे, शेरपा जो पूरा ऑर्गेनाइज करा, कौन सा कब होगा, कौन सी मीटिंग कब होगी, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, क्या सिक्योरिटी रहेगी, वो सारा जो लेन देन था, पूरी जो मैनेजमेंट थी, वो किन्होंने? अमिताभ कांत जी ने देखा था। और ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन DIPP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक, तो काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पे रह चुके हैं। तो G20 का पूरा मैनेजमेंट किसने देखा था? अमिताभ कांत जी ने लिखा था। और इनकी ये बुक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि G20 समिट अभी पिछले साल ही हुई थी। क्या नाम है? द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। चलिए, अब जब हमारा 26 जैन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसी कैटेगरी को, ऐसी कलाओं को कैटेगराइज किया जिनको कहते हैं ना कि GI टैग दिया जाए। अभी दिया नहीं गया था, पर ये सिलेक्टेड थे। तो अब कौन कौन सी थी वो चीज़ें जिनको GI टैग दिया जा सकता था, देखते हैं एक बार। चलिए, कलमकरी पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की ये पेंटिंग है। ठीक, कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है, कलमकरी। पोचमपल्ली इकाट, पोचमपल्ली इकाट होती है, एक साड़ी होती है, साड़ी के नीचे एक बड़ा सा बॉर्डर होता है, बॉर्डर लगाया जाता है। तो वो कहाँ की है? तेलंगाना की है। ठीक, तो ऐसे याद कर लेना कि भाई पोचमपल्ली, तेल फैल गया तो पोचा मारना पड़ गया। फिर वहाँ से जब तेल फैल गया, तेल लगा रहे थे बालों में कि भाई बहुत टेंशन है, CUT एग्जाम आने वाला है, क्या क्या पढ़ूँ, ये भी है, वो भी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़ना है, और तेल लगा रहा था और तेल गिर गया। अब मम्मी कह रही है अब तेल गिरा दिया ना, पोचा भी लगा। तो पोचा है। गांजी फाट, गांजी फाट क्या? कर्नाटक की है। ये भी एक तरह की पेंटिंग होती है। इतिकोपक्का डॉल्स, ये आंध्र प्रदेश की है। ये डॉल्स लकड़ी की होती है, काइंड ऑफ छोटी छोटी, आपने देखी होंगी, काफ़ी मशहूर हैं ये। तो ये डॉल्स होती हैं, इन ऐसे याद करो, डॉल्स की क्या है? आई अंधी एंड उनको दिखता नहीं है। आंध्र से, आंध्र प्रदेश में की डॉल्स की आंखें नहीं हैं, अंधी डॉल्स हैं। कांजीवरम सिल्क, कांजीवरम साड़ी तो हम बचपन से सुनते आ रहे, कांजीवरम साड़ी है जी, कांजीवरम साड़ी है। जो कांजीवरम सिल्क है, सिल्क अपने आप में ही होता है, एक सिल्क वॉर्म होता है, वो अपने मुंह से जो है रेशे निकालता है, उन रेशों को फिर बांध के फिर वो धागा बनाया जाता है। तो अपने आप में लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी महंगी होती है, हमें पता ही है। तो कांजीवरम सिल्क कहाँ की? तमिलनाडु की। इनको भी GI टैग के लिए शामिल किया गया। अब चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड को, एक टर्मरिक बोर्ड बनाया गया। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, हल्दी का बोर्ड। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फॉरेन वो थे, एथलीट थे, उनका देख रहा था कि दोस्तों मैंने अपनी बहुत रिसर्च करी कि अगर आपको अपनी रिकवरी फास्ट करनी है, रिकवरी क्या? जब आप जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स टूटती हैं। तो मसल्स जब टूट रही हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? रिकवरी चाहिए। अब करें, अगर आपको रिकवरी अपनी फास्ट करनी है तो मेरे पास एक ऐसी बात है ना, ऐसी चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया कि रात को सोने से पहले दूध के अंदर हल्दी डाल के पियो तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और नीचे कमेंट में देख रहा, वाह क्या भाई, क्या बात निकाल दी भाई, क्या बात। और फिर हमारे इंडियंस ने लिखा होता, अरे ये तो हमारी मम्मी बचपन से पिलाते जा रही है, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। तो वही बात है, हमें गए घर की मुर्गी दाल बराबर। बचपन से मम्मी कह रही बीमार हो तो हल्दी वाला दूध पी लो, जुकाम खांसी है तो हल्दी वाला दूध पी लो, चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पी लो, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक, तो पर हमें मानना नहीं है। तो अब क्या है, टर्मरिक बोर्ड बनाया गया, जिसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है श्री पल्ले गंगा रेड्डी साहब। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और टर्मरिक को एक और नाम से भी जाना गया है, गोल्डन स्पाइस, गोल्डन स्पाइस नाम से जाना गया है। अब मान लो कि टर्मरिक का बहुत बड़ा वो था, क्या नाम, कंटेनर, और वो हमारे ट्रक में जा रहा था। अब ट्रक का हो गया मेजर एक्सीडेंट। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप ऑनलाइन अगर पेमेंट कैशलेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। ये हमारे किसने बोला है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हैं, नितिन गडकरी साहब ने।
कि भाई 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा अगर आप मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आप उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं कैशलेस, तो कैशलेस में आपको 1.5 लाख रुपए का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है भाई। पर्पस ऑफ द भारत पोल पोर्टल। अब भारत पोल पोर्टल बनाया गया है कि भाई कई लोग होते हैं कि भैया क्राइम किया, बाहर भाग गए, पैसा लूटा, बाहर भाग गए, ठीक, तो उनको पकड़े कैसे? तो जो इंटरनेशनल पुलिस है, जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरपोल। कि अगर कोई क्राइम करके जाता है, भागता है, देश छोड़ के भागने की कोशिश करता है, तो हमारा इंटरपोल से एकदम कैसे कनेक्ट कर पाए कि भाई ये भागा है, आप वहां जाकर उसको पकड़ लो। मान लो यहाँ से यूके भाग गया, तो भाई यूके में जाके इंटरपोल जाएगी, पुलिस जाएगी, उसको धर लेगी। यूएसए चला गया तो वहां धर लेगी। तो क्या है, ताकि हम जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे इंटरनेशनल पुलिस के साथ शेयर कर पाएँ टाइम से टाइम, जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन भी लिया जा सके। ठीक, जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो जल्दी एक्शन होगा, और जल्दी ही वो जो क्रिमिनल है जो देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था उसको हम पकड़ भी पाएंगे। तो वो इनहेंस रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लियर्स। ठीक, इंटरपोल इंटरनेशनल की पोल जो पुलिस है उसके साथ हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जल्दी जल्दी शेयर कर पाए, ताकि जल्दी जल्दी एक्शन भी हो पाए। अब हमारा कुंभ का मेला हुआ था, तो अभी ख़त्म हुआ है हाल ही में, तो अपने आप में ही ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुंभ का मेला कहाँ लगा, जो कुंभ के मेले के लिए जो गाना बनाया गया था वो किसने लिखा, कहाँ लिखा, क्यों कुंभ का मेला मनाया जाता है, कितने तरह के कुंभ होते हैं, ये सारे अपने आप में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अभी अभी हुआ है और बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये महाकुंभ था, 144 साल बाद हुआ था। अगर कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनाएगा तो भैया कुंभ के मेले में से पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसकी जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे हम देख लेते हैं। चलिए, अब क्या है, एक स्पेशल सॉन्ग बनाया गया था आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा, और किसने लॉन्च किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, जो कौन है, हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया, सॉन्ग का नाम था महाकुंभ है, गाया किसने था? कैलाश खेर ने गाया था। जो उसके बोल थे, जो लिखा था, वो किसने लिखा था? आलोक श्रीवास्तव ने लिखा था। महाकुंभ है सॉन्ग आया था, लॉन्च किसने किया था? हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव साहब ने। और लॉन्च किसने किया था? आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इसे लॉन्च किया था। लिरिक्स लिखे थे आलोक श्रीवास्तव ने। ठीक, अब देखो 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा जो पहला 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट हुआ था, उसमें भी जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया से आए थे। और इस बार भी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबावो सुबियांतो, वो थे चीफ गेस्ट। और इस बार की जो रिपब्लिक डे की थीम पूछी जाती है तो मैं बता देता हूँ क्या थी। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये क्या था? थीम थी हमारे रिपब्लिक डे की। जब 1950 में पहली बार हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब क्या हुआ? तब जो हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, वो थे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में। ठीक, और अब पूरी रिपब्लिक जो सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है उसका कोई हेड भी होगा जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, होगा। उनका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार साहब। ये थे कमांडर ऑफ 2025 के रिपब्लिक डे परेड के कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार साहब। ये भी हमें याद रखना है। चलिए, अगला थीम हमने देख ली। अब टैब्लू क्या होते हैं? टैब्लू होते हैं दोस्तों झांकियाँ मिलाई जाती हैं। थीम स्वर्णिम भारत, विकसित भारत, ये हम देख चुके। 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी अपनी झांकी निकाली, 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने मिलके, और 10 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, 10 जिन्होंने, जैसे एक्साइज, इनकम टैक्स, कस्टम, इन्होंने अपनी अपनी झांकियाँ निकाली। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस टैब्लू
सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने तीनों ने मिलकर एक ही झांकी निकाली थी पहली बार। नहीं तो हमेशा क्या होता था, आर्मी अलग निकालती थी, नेवी अलग निकालती थी, एयरफोर्स झांकी अपनी अलग निकालती थी। जो भी पावर है, जो भी रिपब्लिक डे क्या होती है कि भाई परेड की जाती है, हम अपनी ताकत दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जहाज हैं, हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी पिस्टल्स हैं, कौन सी गन्स हैं, और क्यों हमारा देश अभी सुरक्षित है। इसलिए दिखाई जाती है पावर, कहते हैं ना, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है रिपब्लिक डे में। और थीम क्या थी, जब ये तीनों ही ट्राई सर्विस झांकी जब निकली तो इसकी थीम भी थी सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ये थी हमारी थीम ट्राई सर्विस डब्ल्यू की। उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट हुई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या, कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी, डिम्पल सिंह भाटी ने क्या करा, मोटरसाइकिल चल रही थी, उसके ऊपर लैडर, कितनी लंबी लैडर थी, 12 फुट लैडर लगा के वो खड़े होकर जो हमारी देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू को सल्यूट किया था। फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर टू प्रेजेंट सल्यूट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, कि 12 फुट लैडर पर चलती हुई बाइक पर खड़े होकर सल्यूट देना। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाया है पिरामिड बनाकर। पिरामिड होता है ना कि यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पर एक आदमी लटका है, यहाँ पर फिर एक और लटका है, फिर उसके ऊपर एक और है, फिर उसके ऊपर एक और है, ठीक। तो ऐसे करते करते पिरामिड बनता है और ऊपर वाला झंडा फहराता है। तो इस बार क्या परेड बनाई गई, टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाया गया, बाइक के ऊपर था। जो ये पिरामिड बनाया जाता है इसको हम एक और बात नाम से कहते हैं, डेयर डेविल कहते हैं। इंडियन आर्मी मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम को क्या कहते हैं, डेयर डेविल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा पिरामिड बनाया था ह्यूमंस के द्वारा। क्या नाम था, कितना फीट था, 20.9 फीट टॉल था, 20.9 फीट, ऑलमोस्ट 2 मंजिला लगा लो। 10 फुट का एक फ्लोर होता है, 2 मंजिला इतना बड़ा था पिरामिड जो बनाया गया था चलते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर। जो हमारे फौजी थे, फौजी के ऊपर फौजी के ऊपर फौजी बनाकर ऐसे पिरामिड बनाया गया। कितना बड़ा, 20.9 फीट टॉल। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे इस बार हमने अचीव करे अपनी रिपब्लिक डे में। लार्जेस्ट इंडियन फोक डांस एक और बनाया गया। 5000 आर्टिस्ट ने अक्रॉस द कंट्री परफॉर्म्ड ओवर 50 डांस स्टाइल्स, 50 डांस स्टाइल्स जैसे कि कथक, कथकली, अलग अलग डांस फॉर्म जो भी जिस स्टेट के मशहूर हैं, फेमस हैं, वो परफॉर्म किए गए। जयति जय महाभारतम ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकादमिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस परफॉर्म्ड। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ फोक डांस जो परफॉर्म किया गया है वो था ये वाला, जिसमें 5000 आर्टिस्ट ने अलग अलग 5000 आर्टिस्ट ने 50 तरह के डांस स्टाइल्स, गिद्दा, भांगड़ा, अपना कथकली, कथक, भरतनाट्यम, ऐसे तरह के 50 अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स थे जो डिस्प्ले किए गए थे 5000 आर्टिस्ट के द्वारा। ये अपने आप में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने इस बार। 8th पे कमीशन। आप हमें पता है कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक, पर जो गवर्नमेंट की जो सैलरी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो सैलरी है वो एक लिमिटेड होती है, पर वो हर साल नहीं, हर 6 साल बाद, हर 6 साल 10 साल बाद वो इंक्रीज़ होती है। अब कितनी इंक्रीज़ होती है, इस बार जो 8th पे कमीशन आया वो लागू हो गया है। वो कब लागू हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक और रेलवे डिवीज़न बनाया है जो अब 69th रेलवे डिवीज़न इसे कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न, इससे पहले 68 बन चुके थे, ये बना है 69th। और ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है जम्मू में, ठीक। एक ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th पे कमीशन आया है। कौन सा कमीशन आया है, 7th, 8th, 6th, 5th, ये ऑप्शंस होंगे, आपको बोलना है 8th पे कमीशन लागू हुआ है, पर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ, पास हो चुका है। इम्प्लीमेंट होगा 2026, 1 जनवरी 2026 नेक्स्ट ईयर से ये लागू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्टेट न्यूज़, करुणा फेस्टिवल। करुणा फेस्टिवल क्या होता है, ये कैटल फेस्टिवल होता है जहाँ पे कई तरह के कैटल्स लाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनके साथ डांस परफॉर्मेंस दी जाती है, और क्या दी जाती है, कोई खेल स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये होता है करुणा फेस्टिवल। ये मनाया गया तेलंगाना में
सेलिब्रेट कैटल वर्शिप प्रोसेशंस एंड रूरल स्पोर्ट्स इवेंट्स। जो गांव के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं कि जो अपने कैटल्स के साथ मिलकर किए जाते हैं, वो इनमें ऑर्गेनाइज किए गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव है जो आपको बचाएगा, मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है पोचर्स को, ताकि इलीगल किलिंग जो है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गरुड़ाक्षी। गरुड़ाक्षी इसका नाम है, जिससे आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर पाएंगे इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में, ताकि अगर आप कोई देख रहे हैं कि भाई कोई पोचिंग हो रही है इलीगल या फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जंगल्स में, या फिर जो आपके होते हैं ना हैबिटेट्स हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्व की जाती है, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क्स हो गए या सेंचुरीज हो गई, और वहाँ पर कोई लोग हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो हमारे जानवर हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, टाइगर तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज हो गए थे एक्सटिंक्शन के, वो तो धीरे धीरे अब काफ़ी सही हो गया। नहीं तो जब हम छोटे थे तब मैं देखता था कभी नील गाय होती थी, अब कहाँ नील गाय, ख़त्म ही होगी। ठीक, तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ है जो हमारे देश की, वो ख़त्म होती जा रही है। अगर हमें कंजर्व करना है तो हमें इस तरह के कुछ स्टेप्स हमें निकालने होंगे। अब उसको निकाला जा रहा है ताकि आप FIR दर्ज कर सकते हैं, कोई आप देख रहे हैं कि कोई इलीगल पोचिंग हो रही है, इलीगल डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पर? सोरंग, सिक्किम में लॉन्च किया है। ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्या हैं भाई? जहाँ पर जो फिशेस का पालन पोषण है, जो पाला जाएगा, ब्रीडिंग कराई जाएगी, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, कि जो खा रही हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। इंसानों को तो मिल नहीं रहा ऑर्गेनिक फिशरीज़ है, चलो अच्छी बात है, इनिशिएटिव है, पर ठीक है। तो सिक्किम में ये लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी फिशेज़ होंगी उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो जो फिशेज़ होंगी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगी। ठीक, तो ये है। ठीक, अंजी खड़ ब्रिज, अंजी खड़ ब्रिज ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? केबल स्टेड रेल ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज ये होता है कि भाई ये आपकी कोई चट्टान है, यहाँ पर आप फिक्स सपोर्ट देते हैं और यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट दिया है। रोलर सपोर्ट क्या होता है कि ऐसा नहीं कि चलता नहीं है। जब गर्मियाँ होती हैं तो एक्सपेंशन होता है, जब सर्दी आती है तो अपने आप मेटल में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है तो ब्रिज के अंदर क्या हो, क्रैक्स ना डेवलप हो, तो इसलिए ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे कई सारी ऐसी तार डाली जाती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग हो जाती है ना, अगर ये नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये ऐसे, जब लंबा सफ़र है, जो स्पैन है बिटवीन जो चट्टाने हैं वो काफ़ी बड़ा है, तो ये जो ब्रिज है ये क्या करेगा, ऐसे बैंड कर जाएगा। ये बैंड ना करे तो इसको यहाँ पर सस्पेंशन प्रोवाइड की जाती है, जो ये लोड है ये सीधा सीधा सपोर्ट पर ट्रांसफ़र कर देती हैं, ताकि ये जो बेंडिंग हो रही है ये ना हो, ये डिफ्लेक्शन या बेंडिंग जो भी है ये कैंसिल हो जाए, ये ना हो। तो ये कहाँ बना गया है? ये बनाया गया है उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन लिंक के ऊपर। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, रेल ब्रिज है पहला इंडिया का। तो अंजी खड़ा ब्रिज है इसका नाम, इसको याद हमें पता होना चाहिए। अब महाकुंभ के मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट था, क्यों? क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। ठीक, तो अब कब से कब तक हुआ ये? 45 डेज़ का था, जनवरी 13 से लेकर Feb 26 तक ये ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक, ड्यूरेशन हमें पता होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन थी? Jan 13 से लेकर Feb 26 तक ऑर्गेनाइज किया गया। अब मान लो Feb वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, जनवरी में 13 तक, और रिपब्लिक डे वाले दिन तक। जब रिपब्लिक डे जब होता है जनवरी 26 को होता है, पर ये Feb 26 तक ऑर्गेनाइज था, हो गया। कुंभ का क्या मतलब है? कुंभ क्यों मनाया जा रहा है? बचपन में हम देखते थे कि भाई समुद्र मंथन हुआ था, मम्मी कहानी सुनाती थी कि समुद्र मंथन हुआ था, कि जो विष्णु भगवान थे उनको खुजली हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा, एक टोर्टोइस का अवतार लिया। किसका? टोर्टोइस का। जो उसका शेल होता है, उसके ऊपर पर्वत को उठा के लेके आए, पर्वत को, और
टोटोइस के शेल के ऊपर इसको पर्वत को रखा और सांप जो शेषनाग है उनकी रस्सी बनाई गई। जो पूंछ थी वो पकड़ी हमारे देवताओं ने, और जो उसका फन था जहाँ पर उसका फेस था वो पकड़ा हमारे राक्षसों ने। क्यों ऐसा क्यों पकड़ा? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा देवताओं ने? जब समुद्र मंथन होता था तो हर ट्विस्ट के बाद जो शेषनाग था वो आग उगलता था, और आग उगलने से क्या होता था, जो भी उसके फेस के सामने हुआ वो मर जाता था। तो जो हमारे राक्षस थे उनके जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी को वरदान था कि भाई आप जिसको चाहोगे उसको दोबारा जिंदा कर पाओगे। तो देवताओं ने कहा कि अगर हम मर गए, क्योंकि देवता तब अमर नहीं थे, अमर कब हुए? जब समुद्र मंथन हुआ, बताता हूँ अभी। तो कि अगर हम मर गए तो शुक्राचार्य का जी का अगर मन बदल गया और उन्होंने हमें जिंदा नहीं किया तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो जो फेस है उस पर राक्षस रहेंगे ताकि जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी वो उनको जिंदा कर पाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो समुद्र मंथन हुआ। नीचे जो था बेस वो टोटोइस का था, ऊपर पर्वत रखा गया। अब मंथन हो रहा है, वहीं से तुलसी निकली, वहीं से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय क्या? जो आपकी सारी मन की इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। जो कामधेनु गाय परशुराम जी के माता पिता के पास थी, याद है? जब परशुराम माता के मम्मी पापा के पास एक राजा आया, राजा ने कहा कि भाई मुझे खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई खाना दो, तो कामधेनु से उन्होंने खाना ले लिया। तो राजा जी के मन में आया कि भैया ये तो गाय बड़ी अच्छी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई गाय हमें दे दो। परशुराम जी के मम्मी पापा ने कह दिया भाई हम तो नहीं देते। परशुराम जी गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए, कह रहे राजा ने क्या करा, उनको मार दिया। तो ये बात जब परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि भाई मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पूरी धरती पे से जो भी क्षत्रिय हैं उनका विनाश कर दूंगा। तो 14 बार, कितनी बार? 14 बार पूरी धरती पे से जितने भी क्षत्रिय थे सबका विनाश कर दिया। फिर उनके बच्चे आए, फिर बच्चे बड़े हुए, फिर सपाट, फिर आए, फिर बड़े, फिर सपाट। 14 बार किया। फिर उसके बाद वो शांत हुए। चलो वो बात अलग है। जो कामधेनु गाय थी जिसके ऊपर इतनी लड़ाई हुई वो भी समुद्र मंथन से निकली थी। तुलसी निकली थी, लक्ष्मी माता निकली थी। फिर जिनका स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में उन्होंने विष्णु जी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से निकली थी उर्वशी। मेनका निकली नहीं थी तो क्या हुआ, विष निकला। पहले विष निकला, विष किसने पिया? सबको पता है भाई, शिव जी ने पिया, ताकि तभी उनको नीलकंठ खाया था। जो विष था उन्होंने गले में यहाँ पर रोक लिया, उससे उनका गला जो था वो नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ भी उनको कहा जाता है शिव जी को। उसके बाद निकला अमृत। अमृत के पीछे हुई लड़ाइयाँ। तो अमृत जो था, वो जो पॉट था जिसके अंदर अमृत था, तो अमृत की कुछ बूंदें गिरी। जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पर क्या, कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब कहाँ कहाँ गिरी वो भी हम देखेंगे। तो अब क्या हुआ, मेनका हुई। मेनका जो थी, मेनका कौन थी? वो विष्णु भगवान थे। उन्होंने क्या करा, जो ये अपने देवता थे उनको अमृत पिला दिया, तो अमृत पीने से वो अमर हो गए। और जितने राक्षस थे उनको पानी पिला दिया, देख। और ये पीते पीते ये देख लिया था राहु और केतु ने। राहु केतु थे तो उन्होंने वो छीन के पी लिया, पर जैसे ही पिया विष्णु जी ने अपने चक्र से उनका गला काट दिया। तो राहु और केतु वो अलग अलग हो गए। तभी वो कहते हैं ना कि जब हमारा वो चांद है, चांद को जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु अटैक करता है। तो ये सब का अलग बात है। हमारा क्या मतलब है, कुंभ इसलिए मनाया जाता है ताकि वो जो छींटे गिरे थे अमृत के, जिस जिस जगह गिरे थे वहाँ पर हम कुंभ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हो गया कुंभ का। अब कुंभ क्या है, कल्चर इनोग्रेशन। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने महाकुंभ नगर बसाया। कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर हुआ था इस बार महाकुंभ? प्रयागराज में हुआ था। ठीक, चलिए ये हमें पता नहीं चाहिए कहाँ हुआ था। अब कुंभ क्या है, 4 जगह बनाया गया था। 4 जगह जहाँ पर वो अमृत गिरा था। कहाँ कहाँ? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी रिवर के पास, प्रयागराज में। प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसीलिए इसे जहाँ पर होता है उसे संगम विहार भी कहते हैं, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। जो सरस्वती है वो पहले निकलती थी, अब क्या है वो
यमुना नगर के पास वो सरस्वती बहती बहती एकदम से जमीन के अंदर चली जाती है। अब उसको वापस बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो बन नहीं पा रही। देखो कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है पर अभी तक तो आए नहीं। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर है, इनका संगम होता है और वहाँ पर महाकुंभ का इस बार इनॉग्रेशन हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था। चलो बढ़िया बात, सारी बात समझ में आ गई सर। ठीक, अब कुंभ क्या है ये हमने सारी कहानी जो थी वो हम देख ली, वही कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब कुंभ भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है कुंभ का मेला, ये हर 12 साल बाद होता है। फिर होता है अर्ध कुंभ, आधा कुंभ, ये होता है हर 6 साल। फिर आता है महाकुंभ जो इस बार था 144 साल बाद, यानी कि 12 कुंभ के मेले निकल जाते हैं 12 साल बाद, तब महाकुंभ का मेला आता है। और ये महाकुंभ का मेला इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ना तो आपके पापा के टाइम पे आ गया, चलो अब तो आ गया, उनके पापा के टाइम पे नहीं आया होगा, उनके पापा के टाइम पे भी नहीं आया होगा, और उनके पापा के टाइम पर भी महाकुंभ मेला नहीं आया होगा। और उनके जो पापा होंगे क्या पता वो उन्होंने वो महाकुंभ में स्नान किया नहीं किया। तो ये हमारे जो लाइफ स्पैन में आया था, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, हमारे हिंदू मैथोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये 144 साल बाद आया था, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद। ये क्या है, पूर्ण कुंभ, ये होते हैं अर्ध कुंभ। पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद आता है और महाकुंभ 144 साल बाद आता है। चलिए, उसके बाद एक जेड मोर टनल हमने बनाया गया है ताकि सर्दियों में जो हमारा श्रीनगर वाला एरिया है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट रुके नहीं। क्यों? क्योंकि अपने एवलांचेस आ जाते हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ एकदम सड़क के आती है तो उसे एवलांचेस कहते हैं, वो आ जाते हैं, या काफ़ी बर्फ़बारी हो गई तो हमारा आना जाना यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है, वो रुके नहीं। इसीलिए 6.5 किलोमीटर्स का ये टनल हमने बनाया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जोड़ेगा श्रीनगर और सोनमर्ग को। ठीक, सोनमर्ग में सब जाते हैं, सर्दियों में बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं कि भाई इतना अच्छा स्विट्ज़रलैंड नहीं है जितना अच्छा हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। वो तो वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए हम उसका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। तो अब ये टनल जो बनाया गया है क्या है, 6.5 किलोमीटर टनल। आपको पता ही होगा पहाड़ है, पहाड़ को काट कर यहाँ से टनल निकाला जाता है। टनल ये होता है ताकि ये जो पहाड़ को हम घूम के जाते वो जो डिस्टेंस है वो हमारा बच जाए। अब हम बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाएंगे, क्योंकि पहाड़ है तो अगर कोई बर्फ़बारी होती है तो वो अंदर जाएगी नहीं, तो हम सुरक्षित ही रहेंगे। तो ये कहाँ से, श्रीनगर से सोनमर्ग में बनाया गया। इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किया था जनवरी 13, 2025 को इसको ऑर्गेनाइज, रिबन इसका काटा गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च हो गया है एक स्टेट में, क्या है, उत्तराखंड में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ क्यों गई हमें, क्या ज़रूरत थी? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो होता है क्या है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भाई हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एक सबके अंदर सामान्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तलाक 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 कह दिया तो डिवोर्स हो गया और शादी कर ली शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि भाई 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, 4 शादी कर ली, पॉलीगैमी वो भी बंद करो। माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उस पर भाई और बहन, मतलब बेटा और बेटी दोनों का सामान्य अधिकार है, ये भी बताया जा रहा है। अब क्या क्या फीचर्स थे जो उत्तराखंड में लॉन्च हुए हैं, चलिए एक बार डाल लेते हैं। मैरिज रेगुलेशन, पहले तो आया मैरिज, जो लड़का है वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की होनी ही चाहिए शादी से पहले। ठीक, और मैरिज रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी किसी कोई शादी वगैरह हो जाती है तो 60 दिन के अंदर हमें वो मैरिज रजिस्टर करनी होगी। 60 दिन के अंदर शादी हुई, उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमें ये जो शादी है रजिस्टर करनी होगी, नहीं तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक, अगला इनहेरिटेंस राइट, जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर लड़का और लड़की दोनों ही सामान्य अधिकारी होंगे, डिवाइड होगी इक्वली, कोई इनमें वो नहीं होगा भेदभाव। प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी कि 2 मैरिजेस, तो उसका प्रोहिबिशन कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं है कि भाई 2, 3, 4, 5 रख लो, तो वो नहीं, एक लड़का एक ही शादी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा है कि भाई राजा भी करते थे, अब आप राजा तो हो नहीं कि भाई एक राजा था उसकी 100 बीवियाँ थी, पहले ऐसे था, अब वो पहले था अब नहीं है। और वो राजा थे, वो टाइम अलग था,
एक कहते हैं ना कि एक रूलर था, जो वो रूल्स बना रहा है वही एग्जीक्यूट होते। अब क्या है, अब रिपब्लिक है हमारी जो गवर्नमेंट है। एग्जाम्पशंस, इसमें कुछ एग्जाम्पशन में जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं और शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं वो इसमें नहीं आते, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 366 और 342 के वजह से। वो इस सारे जो ये लॉन्च हुआ है यूसीसी, इसमें शेड्यूल कास्ट वाले इंक्लूडेड नहीं हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 के जो आपके सीयूईटी एग्जाम में आ सकता है। तो आई होप आया होगा मज़ा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब इंग्लिश लैंग्वेजेस या हिंदी का सर वो भी हमें समझा दो, यहाँ से यहाँ ले जाओ, ताकि इस बार जो कट ऑफ सीयूईटी की इतनी ऊपर जा रही है उसको हम बीट कर पाएँ। वो मन में अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या करें, करना कुछ नहीं, सिर्फ जुड़ जाओ। जुड़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाओ, ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम से टाइम मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को लेवल अप कर पाओ। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगा पढ़ो, ख्याल रखो। मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, बीमार होने का टाइम नहीं है, सबका गला से ख़राब हो रहा है ना, मेरा भी 2-3 दिन से ख़राब है। तो करना क्या है, ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करो, एंजॉय करो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा पढ़ो। टेक केयर।